प्रणाम, नमस्ते। मैं राम मोहन सिंह, एसएलए लीगल एडवाइजर, इसला यूपी चेयरमैन। आज आपके बीच में एक केस लॉ या एक या दो केस लॉ के साथ जो डिस्कशन है और बेसिक चीज़ों पे कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि कुछ बेसिक चीज़ें दीजिए, क्योंकि अभी मुझे लड़के कांटेक्ट करते हैं तो बताते हैं कि हमने आपकी वीडियो देख देख करके एग्ज़ाम पास कर लिया। कुछ वीडियो हैं, इसमें 8-10 वीडियो हैं जो कि एग्ज़ाम में हेल्पफुल हैं और उससे आदमी 60% तो ला ही सकता है आराम से। लोगों ने मुझे बताया तो मुझे बड़ा खुशी होती है और पूछते हैं कोई तो हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं। तो हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज समझने की कोशिश करते हैं बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में है क्या। कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक्स है, अगर उसको जब हम डेफिनेशन में जाते हैं तो सेक्शन 2A बोलता है। सेक्शन 2A से ही चालू हुआ है। अब सेक्शन का नाम ना लेकर के मैं सीधे डायरेक्ट बोलता रहूँगा। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining assent of that other, किसी दूसरे का, to such act or abstinence he is said to make a proposal। वही प्रपोजल करना बोलना होगा, पर जो प्रपोजल मेक करता है और आगे बढ़ाता है, प्रोड्यूस करता है। दूसरा कौन है? एक्सेप्ट जो करता है। टू बी, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। हमने प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्ट किया। जो एक्सेप्ट कर रहा है एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिस बन जाता है। एक्सेप्ट कर लिया, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, एक ने दिया एक ने एक्सेप्ट किया, वो प्रॉमिस बन जाता है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिजर। जो प्रपोजल दे रहा है वो प्रॉमिजर है और जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है, साइन कर रहा है, वो है प्रॉमिजी। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिजर द प्रॉमिजी आर एनी अदर पर्सन, प्रॉमिजी आर एनी अदर पर्सन, कंपनी हो सकती है, कंपनी में बहुत लोग हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं, एजेंट भी हो सकते हैं, ब्रोकर भी हो सकते हैं, जो भी है। abstains from doing, has done or abstain from doing, or does or abstains from doing, दोनों प्लूरल और सिंगुलर का नंबर है। प्रॉमिस टू डू और टू abstain from doing something such act or abstinence or promised is called consideration for promise। one side consideration, other side consideration। इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हो गया जनरल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम गए तो हमें किसी ने ऑफर किया 10 रुपये की बुक है या 50 रुपये की बुक है, ये ऑफर दिया, हमने उसको पैसे दिए, उन्होंने हमें किताब दिया, उनका कंसिडरेशन पूरा हो गया, हमारा कंसिडरेशन पूरा हो गया। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something such act or abstinence or promise is called consideration। यही consideration to promise। In insurance contract, consideration for insurer is premium। इंश्योरेंस कंपनी को क्या है? प्रीमियम। हमने दिया प्रीमियम, उसने दिया एश्योरेंस। इंडेमनिफाई करने का, क्लेम बाय द इंश्योरेंस टू इंश्योर्ड इज ए कंसिडरेशन फॉर द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड के लिए कंसिडरेशन क्या है कि अगर कोई मेरी मिस हैपनिंग होगी, इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी, ये केयर करेगा, देगा, इंडेमनिफाई करेगा। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। हम सहमत, तुम सहमत, एग्रीमेंट। Promises which form the consideration or a part of consideration for each other are called the reciprocal promises। इधर से भी प्रॉमिस, उधर से भी प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए बाइट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी के ऑप्शन पे तो वो एक्सेप्टेबल है, मतलब वो एनफोर्सेबल है, लेकिन दूसरे के पार्ट पे नहीं है, दूसरे के साथ और भी लोग हैं उनके साथ नहीं है, तो इसका मतलब वो वाइडेबल है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, किसी कारण बस कभी भी सीज हो गया इन्फोर्सेबल होने से, वो भी
वो भी कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, वो सीज कर गया तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरर और पॉलिसी होल्डर दो होते हैं, ये तो सबको पता है। और इनके प्रिंसिपल्स हैं, मैंने बहुत डिटेल में बताया है। एटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन सब्रोगेशन उसी में, और काजा प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमेट काज, ये मेजर हैं प्रॉक्सिमेट काज। बाकी कोऑर्डिनेशन बहुत चीज़ें हैं, 10 हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ थे, वो बेसिक चीज़ बताने के पीछे किसी ने पूछा था, उसका हमने बेसिक बता दिया है। अब वो देखेंगे तो जान जाएंगे, नहीं जान पाएंगे तो कहीं न कहीं से देखेंगे। एक केस फायर का है। फायर के केस तो बहुतेरे होते रहते हैं, लेकिन फायर के केस में ज़्यादा समझने की ज़रूरत ये रहती है कि ये ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं लगते, बड़े-बड़े केस होते हैं। इन ए रिसेंट केस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड प्रोटेक्शन मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, जिसमें आग लग गई। आग 2-3 दिन तक चलती रही है, और सर्वेयर साहब गए थे, उन्होंने अपना जो है ना ऑब्जर्वेशन लिया, देखा, उन्हें पता नहीं लगा कहाँ से आग लगी, कैसे आग लगी, आग का कारण कहीं नहीं पता। 4 दिन के बाद आग बुझी है और सब कुछ जल के राख हो गया, बड़ा करोड़ों रुपए में नुकसान हुआ। और उन्होंने क्लेम किया, क्लेम करने के बाद जो है केस गया नेशनल फोरम तक। नेशनल फोरम ने ऑर्डर कर दिया था, तो इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट की थी, वो जो है चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, दूसरे नंबर इंश्योरेंस कंपनी ने चीफ जस्टिस रहे हमारे वाई बी चंद्रचूड़ का भी व्यू लिया था। अब उनके व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। तो ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इन द रॉ मटेरियल सेक्शन का ये पता तब लगा था जब दूसरा इन्वेस्टिगेटर गया, उस इन्वेस्टिगेटर ने कुछ ऑब्जर्वेशन ली, और यह जैसा बताया गया उसके हिसाब से उन्हें माना। तो इंश्योरेंस कंपनी आल्सो ऑब्टेन द व्यूज ऑफ द जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़, former Chief Justice of Supreme Court of India. According to him, fire was accidental and could not, by any reasonable norm and standard, be characterized as an act of the arson. इंश्योरेंस कंपनी का मानना ये था कि आग लगाई गई है, हो सकता है कोई ऐसा रीजन रहा होगा जिसके रीजन से पकड़ रहे हों, या सर्वेयर में स्क्रू इधर उधर हो गया होगा, जो भी है। तो उसको वाई बी चंद्रचूड़ ने भी बोला कि नहीं, ये आग है, एक्सीडेंटल आग है, और कवर किया और क्लेम को देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया। सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द फायर वाज एक्सीडेंटल एंड हेंस कंफर्म द अवार्ड ऑफ द नेशनल कमीशन एंड डिसमिस द अपील ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। और एक केस ऐसे था, एक केस में मान लीजिए LIC का केस था, इसी से हम रिलेट करते हैं, जैसे हमें कॉन्ट्रैक्ट में रिलेट किया जाता है। और कई हैं सब गुड, मतलब आपके जो है ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट से लेकर के सारे भी जितने भी प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल फॉलो अप होते हैं, टर्म्स कंडीशन फॉलो अप होती हैं, और आपके टैरिफ वैरिफ सारे फॉलो होते हैं। अच्छा, उसके बाद भी कुछ क्लेम ऐसे होते हैं जिसमें कोई लीगल पॉइंट आ जाते हैं, लीगल बेस पे जो है ना हमें कभी लगता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा कोर्ट के माध्यम से। एक महिला थी, अपने भतीजी या भतीजे का किसी का बीमा करा दिया, तीन बीमा करा देने के बाद जो है ना 3 बीमा करा दिया, और करा देने के बाद उसने उनको जो है जहर वहर दे करके बच्चे को मार दिया। मार देने के बाद वो क्लेम में अपना ऐसा वो थी, नॉमिनी थी, जिसकी वजह से क्लेम फिर केस खुल गया। केस खुलने में क्या हुआ कि उसको जेल हो गई, क्योंकि उसने मर्डर किया था, मर्डर में चली गई। और इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, बोला कि हमने जो है ना उसने जो भी बीमा कराया था वो बीमा इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। और दूसरा नंबर, जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं था तो तुमने बीमा क्यों किया? आपने बीमा किया, आपने प्रीमियम लिया, और वो जो है ना उसने प्रीमियम दिया। जब आपको ये पता था कि इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है, इसका कोई रिलेशन लिंक नहीं बच्चे से है, बच्चे के माता पिता हैं, या उनके माता पिता का कहीं पे कोई वो नहीं है, तो ऐसी हालत में आपने उनको किया कैसे? तो इन्हीं सब कारणों की वजह से कोर्ट ने भी उसमें भी फैसला दिया कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा, क्लेम देना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे मेरे पास किसी ने कोई कंसल्ट किया, तो उसमें है एक कंपनी है, कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, और एक पॉलिसी उन्होंने ले लिया। वो पॉलिसी अपने इंडिविजुअल अकाउंट से ले लिया है।
तो अब वो इंडिविजुअल अकाउंट से लेने की वजह नहीं, सॉरी, उनका इंडिविजुअल पॉलिसी थी। इंडिविजुअल पॉलिसी मीन्स कोई मेडिक्लेम वगैरह की पॉलिसी होगी, और पॉलिसी थी वो कंपनी के पैसे से ले लिया। ऐसी हालत में इंश्योरेबल इंटरेस्ट में थोड़ा फ्रिक्शन है, डर है, लेकिन इस क्लेम का भी फेट वही है, वही आएगा, वही जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी, अब इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा वापस करना चाहते हैं तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जो पैसा अपने पास आ गया उसको वापस कैसे करें, उसको वापस नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब ऐसे डिस्प्यूट रहते हैं। आशा है कि आपने पसंद किया होगा, लाइक किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।